Good morning, everyone. Happy New Year to all of you. We are reading chapter 11 Survival, Growth, and Development. Our today's topic is the concrete operational stage 7 to 11 years. This stage corresponds to the stage of middle childhood. The child can be now mentally reverse performed actions. Also, unlike a pre operational child who can focus on only one dimension of a problem at a time, the concrete operational child can focus on multiple dimension or aspects of a problem at the same time. तो आज का हमारा टॉपिक है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज. ये 7 to 11 ईयर्स तक मानी जाती है. ये जो स्टेज है इसको मिडिल चाइल्डहुड भी हम कह सकते हैं. इसमें बच्चा जो है वो मेंटली रिवर्स परफॉर्म्ड एक्शंस करने लग जाता है. जो प्री ऑपरेशनल चाइल्ड होते हैं वो एक बार में बस एक प्रॉब्लम के एक ही डायमेंशन पर फोकस कर पाते हैं, लेकिन इस एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं वो एक ही प्रॉब्लम के बहुत सारे मल्टीपल डायमेंशंस और एस्पेक्ट्स पे फोकस कर लेते हैं सेम टाइम में. Thus, the child will conserve or seriate under any situation or with any material. तो जो इस एज ग्रुप के बच्चे होते हैं वो किसी भी सिचुएशन के साथ और किसी भी मटेरियल के साथ कंजर्व और सीरिएट कर सकते हैं. इन द अर्लियर एग्जाम्पल ऑफ pouring water into another glass, he can reason that when the water is poured from the wide glass to the narrow glass, the amount of water doesn't change because nothing was added. हमारा जो पहले का एग्जाम्पल था उसमें बच्चा ये जज नहीं कर पाता कि वाइड ग्लास से अगर नैरो ग्लास में पानी डालेंगे तो उसका अमाउंट चेंज हो सकता है, क्योंकि उसे ये पता होता है कि कुछ भी ऐड नहीं हुआ है. The children at this stage are less egocentric. They see the different people can see the same event in different ways. इस एज ग्रुप के बच्चों को ये पता चलने लग जाता है कि कोई भी पर्सन, कोई भी एक पर्टिकुलर पर्सन सेम इवेंट को डिफरेंट वेज में देख सकता है. डिफरेंट सिचुएशंस एंड डिफरेंट सेट्स ऑफ वैल्यूज़. उसकी सिचुएशंस डिफरेंट हो सकती है, डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज़ हो सकते हैं. मतलब सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं किसी एक सिचुएशन को हैंडल करने के. दिस अंडरस्टैंडिंग हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ इमोशंस इन जनरल, स्पेशली इमोशंस ऑफ सिंपैथी एंड एम्पैथी. ये जो उनकी ये अंडरस्टैंडिंग उनकी हेल्प करती है इमोशंस के डेवलप होने में, जनरली इमोशंस ऑफ सिंपैथी और एम्पैथी. ड्यूरिंग दिस पीरियड द चाइल्ड डेवलप्स अ स्टेबल नंबर कॉन्सेप्ट. he understands how much quantity a particular number signifies and doesn't make error in counting. इस एज में आकर, इस टाइम पीरियड में आके बच्चा ये समझने लग जाता है कि क्वांटिटी और पर्टिकुलर नंबर को कैसे सिग्निफाई कर सकते हैं और काउंटिंग में उसके कोई एरर नहीं होते. he can understand that a particular object can belong to a number of different categories. बच्चा ये समझने लग जाता है कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बिलोंग करता है एक नंबर से, लेकिन उसकी कैटेगरीज डिफरेंट होती है डिपेंडिंग ऑन द क्राइटेरिया फॉर डेवलपिंग कैटेगरीज. और इसके लिए क्राइटेरिया पे डिपेंड करता है कि किस तरह की कैटेगरीज डेवलप होती हैं. दस फ्रूट कैन बी क्लासिफाइड एज दोज विथ सीड्स एंड दोज विदाउट सीड्स. जैसे फ्रूट्स को क्लासिफाइड कर सकते हैं हम जो विद सीड्स होते हैं और दोज विदाउट सीड्स जो बिना सीड्स के होते हैं. The same set of fruits can also be classified as a fruit that grow in winter and those that grow in summers. और हम फ्रूट्स को ऐसे भी क्लासिफाइड कर सकते हैं कि जो विंटर्स में मिलते हैं या जो समर्स में पैदा होते हैं.
एंड ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर टेस्ट, और उनके टेस्ट के बेसिस पे भी उनको क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो बच्चा इस एज पीरियड में आके, इस टाइम पीरियड में आके ये समझने लग जाता है। दस द सेम फ्रूट वुड बिलोंग टू डिफरेंट सेट्स विथ ईच क्राइटेरियन ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब एक ही फ्रूट जो है वो डिफरेंट क्राइटेरियाज में फिट हो सकता है क्लासिफिकेशन के। जैसे कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो विंटर्स में मिलते हैं, उनका टेस्ट खट्टा होता है, और कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो समर्स में मिलते हैं लेकिन उनका टेस्ट मीठा होता है। या फिर सीड्स और विदाउट सीड्स के अकॉर्डिंग भी उनको क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो एक ही तरह के फ्रूट्स को 2-3 क्राइटेरिया में हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सच क्लासिफिकेशन एबिलिटीज़ लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ लॉजिक इन एडल्टहुड। ये जो क्लासिफिकेशन की एबिलिटीज़ है ये डेवलप होती है एडल्टहुड में आके। Next topic is the stage of formal operations 11 to 18 years. The child enters this stage by 11-12 years of age. In fact, he is no longer a child at this stage but an adolescent. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशंस, और ये जो टाइम पीरियड होता है ये 11 to 18 ईयर्स का होता है। इसमें बच्चा 11-12 ईयर्स में एंटर करता है, तब वो बच्चा नहीं रहता, इनफैक्ट वो एडोलसेंट हो जाता है। ऑल ऑफ यू आर इन दिस इम्पोर्टेंट स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशंस। आप सब भी इस इम्पॉर्टेंट एज ग्रुप का एक हिस्सा हैं। द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस स्टेज इज दैट द adolescents thinking is not tied to concrete events, objects and situations. They can think in terms of ideas, in other words the abstract terms. इस एज ग्रुप का मेन जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है एडोलसेंट्स। इस एज में बच्चा आके एडोलसेंट कहलाता है। अब वो उसकी जो थिंकिंग है वो किसी तरह से टाइड नहीं होती कंक्रीट इवेंट की तरह, ऑब्जेक्ट्स और सिचुएशंस पे। अब उसके दिमाग में आइडियाज़ आने लग जाते हैं। द चाइल्ड हैज़ एक्वायर्ड reversibilities of thinking in the earlier stage. Now, the adolescent can apply this ability to ideas to think of multiple possibilities. पहले बच्चा ऑब्जेक्ट्स के बारे में सोचता है, सिचुएशन के बारे में सोचता है, लेकिन अब उसमें ये एबिलिटी आ जाती है कि वो मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ सर्च करता है, आइडियाज़ उसके माइंड में आते हैं, विच अलाउज हर हिम टू फॉलो एन आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इट्स इंसेप्शन ऑफ कंक्लूजन एंड बैक अगेन। अब वो किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू पे आकर अपने आर्ग्यूमेंट से कंक्लूजन निकालना चाहता है। द एडोलसेंट डिस्कवर्स द वर्ल्ड ऑफ hypothetical, that which is not but may be, and engage with the question what would happen if. अब बच्चा जो है वो एक नया वर्ड डिस्कवर कर लेता है, हाइपोथेटिकल। इसका मतलब ये होता है कि जो है नहीं लेकिन हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल। तो उसके साथ एक क्वेश्चन जुड़ जाता है कि व्हाट वुड हैपन इफ़, क्या होगा अगर ऐसा हो तो। बिकॉज ऑफ दिस क्वालिटी ऑफ द थॉट ऑफ hypothetical thinking, adolescents are able to engage and elaborate fantasies including ideas of changing the world. They are thinking of idealistic and utopian. They think of idealistic characteristics for themselves and others. They dream about changing the world for the better and become restless with the slow pace they believe the order are moving with.
इस एज में आकर बच्चों में एक अलग थॉट डेवलप हो जाता है जिसको हम हाइपोथेटिकल थिंकिंग कहते हैं। इसमें वो फैंटेसीज में जीते हैं, उन्हें एलाबरेट करते हैं और वर्ल्ड को चेंज करने की ड्रीम्स देखते हैं। वो अपने आप को आइडियलिस्टिक मानते हैं और दूसरों के बारे में भी ऐसा सोचते हैं। उनकी ये सोच होती है कि वर्ल्ड को चेंज कर दें एक बेटर वे में। इसके लिए वो अपने बिलीव्स को मूव करते हैं। द एडोलसेंट्स थिंकिंग बिकम मोर लॉजिकल, देयर रीजनिंग बिकम मोर सिस्टमैटिक एंड दे बिकम मोर इफेक्टिव इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। इस एज में आकर बच्चों की जो थिंकिंग होती है वो लॉजिकल हो जाती है, ज़्यादा लॉजिकल हो जाती है। उनकी रीजनिंग पावर जो है वो सिस्टमैटिक ढंग से काम करने लगती है और वे ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। इंस्टेड ऑफ relying on trial and error learning, they think of possible courses of action. किसी भी ट्रायल पे रिलाई करने की बजाय वो चीज़ों को पॉसिबल करना चाहते हैं, पॉसिबल करने के लिए एक्शन करते हैं। दिस टाइप ऑफ थिंकिंग हैज़ बीन कॉल्ड hypothetico-deductive reasoning. Adolescents become more capable of examining their own thoughts and think about thinking. This is called meta thinking. इस एज ग्रुप में आके एडोलसेंट्स जो होते हैं वो ज़्यादा कैपेबल हो जाते हैं अपनी ही थॉट्स को एग्जामिन करने में और अपनी ही थिंकिंग के बारे में सोचने में। तो इसको मेटा थिंकिंग कहते हैं। और some typical thoughts are, why do I think the way I do? Today I want to reflect on my yesterday's thought. मतलब उनके दिमाग में ऐसी चीज़ें चलने लग जाती है कि मैंने ऐसा क्यों सोचा और मैंने ऐसा क्यों किया, और मेरे जो यस्टरडे के थॉट्स थे, मैंने कल जो सोचा उस पर मैं रिफ्लेक्ट करूँ। अनदर फीचर ऑफ एडोलसेंट थॉट्स is that the young people create an imaginary audience and a personal fable about themselves. यहाँ तक कि वो एक इमेजिनरी ऑडियंस तक क्रिएट कर लेते हैं अपने माइंड में। You will surely identify with these feelings by imaginary audience. It is meant that adolescents believe that others are always looking at them. आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। इमेजिनरी ऑडियंस मतलब एडोलसेंट्स हर टाइम ये सोचते रहते हैं कि उन्हें लोग देख रहे हैं और दूसरे उन्हें देख रहे हैं। एंड बिलीव दैट दे आर ऑब्जर्विंग ईच एंड एवरी एक्शन ऑफ देयर। और उनके माइंड में कहीं ना कहीं ये थॉट डेवलप हो जाता है कि कोई उनके हर एक्शन को, कोई उनकी हर एक्टिविटी को ऑब्जर्व कर रहा है। दिस लीड्स the adolescents to be very concerned about his physical appearance. और ये जो थॉट होती है इससे वो अपनी फिज़िकल अपीयरेंस को लेके ज़्यादा कंसर्न रहने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें हर टाइम ये लगने लग जाता है कि कोई उन्हें नोटिस कर रहा है। द बिलीफ इन पर्सनल फैबल impulse that the adolescent believe what pain emotions he experience no one else does. और ये जो इमेजिनरी ऑडियंस की इमेज जो अब उनके माइंड में क्रिएट हो जाती है, तो वो ऐसा सोचने लग जाते हैं, उनके बिलीव्स ऐसे हो जाते हैं कि वो जो पेन और इमोशंस फील कर रहे हैं, जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वैसा कभी किसी ने नहीं किया। बिकॉज ही इज़ डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर्स इज़ यूनिक। और वो सोचते हैं कि वो और लोगों से डिफरेंट है क्योंकि वो यूनिक है। ऐसे थॉट्स उनके माइंड में क्रिएट हो जाते हैं। At this point, recall and discussion on the development of self that you read about in Unit 1 of Part 1. Can you see how description of adolescents' thinking abilities is reflected in the adolescents' formation of the sense of self and identity? इसके बारे में
अगर हम रिकॉल करें पॉइंट्स को, तो हमने यूनिट 1 पार्ट 1 में ये पढ़ा है कि किस तरह एडोलसेंस में थिंकिंग एबिलिटीज़ होती है वो रिफ्लेक्ट होने लग जाती है और उनमें फॉर्मेशन हो जाती है सेंस ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी को वो पहचानने लग जाते हैं। द आइडेंटिटी क्राइसिस दैट द एडोलसेंट गोज थ्रू इज द consequence of his thinking abilities in the period of formal operations. This chapter acquainted you with the growth and development features of children during the childhood and the note of good nutrition in their growth. In the chapter that follows, there will be a detailed discussion on how children's health and well-being can be maintained by following appropriate nutritional guidance. इस चैप्टर में हमने ये पढ़ा कि बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे होते हैं, उसके सारे फीचर्स हमने पढ़े कि ड्यूरिंग चाइल्डहुड उसमें किस तरह ग्रोथ और डेवलपमेंट होते हैं, किस तरह उसको न्यूट्रिशंस की नीड होती है, और हमने इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन किया चिल्ड्रन की हेल्थ और वेलबींग के बारे में। तो ये चैप्टर हमारा यहीं फिनिश होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।